मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो कंबशन व्हीकल कहते हैं और इलेक्ट्रिकल व्हीकल कार यस आजकल है, क्या मूल डिफरेंस है इन दोनों में? क्या क्या डिफरेंस है बताइए। तो बिहार में कौन कौन से एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं? आप ट्रस्ट हेजिटेशन की बात करते हो, उसका क्या मीनिंग है? May I come in, sir? आइए, Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए। Thank you, sir. यूपी के रहने वाले हैं ना, यूपी Yes, के sir. रहने वाले हैं, आपने दिया, बहुत अच्छी बात है। और दुर्गापुर से आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली है। उत्तर प्रदेश और बिहार है तो आसपास सटे हुए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का आर्थिक विकास ज्यादा हुआ, बिहार का कुछ कम हुआ। क्या इसके कारण हो सकते हैं? आप कुछ बताएंगे इस बारे में? Yes, sir. उत्तर प्रदेश, सर, मुझे लगता है सर बिहार से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काम करना स्टार्ट कर दिया है। वहीं पर बिहार अभी रिसेंट ही 5 एक्सप्रेसवे के लिए अभी योजना बना रहा है। बने, क्या बने और क्या? एयरपोर्ट भी बना है। एयरपोर्ट में, और रिसेंट ही डिफेंस ब्रह्मोस लखनऊ में हमें इस्टेब्लिश दो हुआ। चीज, एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट के बोलना, तो मानो कि उत्तर प्रदेश की सरकार केवल अमीरों के लिए काम करती है, क्योंकि एक्सप्रेसवे का फायदा किसको है? हम तो बैलगाड़ी और गरीब लोग के लिए कुछ नहीं, वो मर्सिडीज 200 किलोमीटर की स्पीड से चलेगी। एक्सप्रेसवे एयरपोर्ट से तो कोई गरीब आदमी सफर नहीं करता है। नहीं, तो क्या आप इस नीति को सपोर्ट करते हैं, जो आर्थिक नीति केवल हमारी अमीरों के लिए बन रही है देश की? नहीं सर, मुझे ऐसा लगता है सर कि एक्सप्रेसवे के बनने से सर गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं एक गरीब तबके को सस्ते दर में उपलब्ध हो पाएंगी, जो कि इंटीग्रल पार्ट है, जो डायरेक्टली दिखाई नहीं देता, परंतु वो सबके इंक्लूसिव डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है। ट्रांसपोर्टेशन सुविधा वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपेंडिचर होता है किसी भी गुड्स का, जो कि किसी भी गुड्स पे महंगाई के दर को सबसे ज्यादा दिखाई देता है। उसके हो जाने से गरीबों को सस्ते चीजें उपलब्ध हो पाएंगी, जो कि डायरेक्टली दिखाई नहीं देता इन जनरल। पर बिहार में ऐसा नहीं, बिहार में भी एक्सप्रेसवे का नेटवर्क बन गया है। बिहार में क्या क्या एक्सप्रेसवे, इनकी जानकारी है कुछ? आप बिहार जाना चाह रहे हैं? यस सर, अभी जस्ट 5 दिन पहले इसके बारे में 5 एक्सप्रेसवे के बारे में आया है न्यूज में सर। रिकॉल अभी मैं एग्जैक्टली कर नहीं पा रहा हूँ उसको। बिहार में भी कई एक्सप्रेसवे। ठीक है, अब ये बताइए कि आप मैकेनिकल इंजीनियर रहे हैं। Yes, एक sir. मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो कंबशन व्हीकल कहते हैं और इलेक्ट्रिकल व्हीकल कार Yes, sir. आजकल है, क्या मूल डिफरेंस है इन दोनों में? क्या क्या डिफरेंस है बताइए। सर मैकेनिकल व्हीकल में सर आईसी इंजन, सीआई इंजन होता है, जिसमें कंबसन होता है फ्यूल का। और इलेक्ट्रिकल व्हीकल में सर कंबंसन नहीं होता है, वहाँ पर बैटरी के थ्रू मोटर को एनर्जी प्रोवाइड किया जाता है और वो मूव करता है। जबकि मैकेनिकल इंजन में फ्यूल बर्न होता है, पिस्टन को एनर्जी प्रोवाइड होता है और वहाँ से जो है इंजन रन होता है। पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन कहा जाता था कि पर्यावरण के खतरा, लेकिन मुझे जानकारी मिली इलेक्ट्रिकल जो इनकी बैटरी आ रही है, इनको बनाने में पर्यावरण को बहुत खतरा होता है और आगे भी डिस्पोजल में भी बहुत खतरा होगा। इनके बारे में कुछ बताइए। यस सर, एक्चुअली सर तुरंत के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल तो बहुत वायबल सोर्स है, जिससे एमिशन को कम किया जा रहा है। लेकिन सर बैटरी का लॉन्ग टर्म इफेक्ट को भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि सर बैटरी जो है इसके डिस्पोजल की भी व्यवस्था करना अत्यंत आवश्यक है। नहीं तो इन्वायरमेंट को लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है। और सर जहाँ तक दोनों की इन्वायरमेंट के लॉस करने की एफिशिएंसी की बात किया जाए, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल कम लॉस पहुंचा रहा है एज कम्पेयर टू पेट्रोल डीजल। बट सर अगर लॉन्ग टर्म में इसको सही से नहीं किया गया, तो जब डिस्पोजिशन का समय आएगा तो उस समय इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा हार्म कर सकता है। ये बात है। बिहार के औद्योगिक विकास के लिए कुछ नीतियां हैं, सरकार ने कुछ पॉलिसी बनाई है, इनके बारे में कुछ बताइए। यस सर, बिहार सरकार ने रिसेंट ही
बिजनेस समिट ऑर्गेनाइज किया है 2024 में, जिस मैंने इंडस्ट्रियल इंसेंटिव पॉलिसी के बारे में पूछा। यस सर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में कुछ यस बताएंगे, सर, क्या किया गया? उसमें सर यूथ को एम्पावरमेंट के लिए 10 लाख का लोन प्रोवाइड कर रहा है, जिससे यूथ एंटरप्रेन्योरशिप में जा सके। महिलाओं के लिए 10.5 लाख का प्रोवाइड कर रहा है डिफरेंट सेक्शन को। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, यस सर। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? सर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में भारत सरकार ऐसे डिस्ट्रिक्ट को रिकॉग्नाइज कर रहा है जो उतने डेवलप्ड नहीं है, बहुत पिछड़े रह गए हैं। तो वैसे ही 100 डिस्ट्रिक्ट को रिकॉग्नाइज करके उनको रूट लेवल से डेवलपमेंट किया जा रहा है। उनको हाई क्वालिटी का एजुकेशन, हेल्थ केयर और वहाँ के लोगों को मतलब पोटेंशियल को पहचान के उनके एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था की जा रही है, जिससे एक मिसाल साबित हो सके। और ये लॉन्ग कौन सी मिनिस्ट्री चलाती है इसको? एक्चुअली सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ एग्जैक्टली। तो बिहार में कौन कौन से एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं? आई सर आई रेड समवेयर बट करंटली एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है सर। अच्छा, यूपी में है कोई एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट? आप यूपी के हैं, वो बता दीजिए। सर याद नहीं आ रहा सर। आप बिहार में जो टूरिज्म पोटेंशियल है, यस सर। ये बताइए कि यूपी से जो सीख है हमारे लिए, लेसन है, वो क्या हो सकता है? यूपी से सर जैसे यूपी बिहार में टूरिज्म में देखा जाए सर, तो हमारे यहाँ जैनिज्म, बुद्धिज़्म और हिंदुज़्म या अदर रिलीजन का कहीं ना कहीं धरती बोला जाता है। तो हमको लगता है सर कि यूपी की तरह बिहार में रिलीजियस टूरिज्म का बढ़ावा देने से बहुत तेजी से ग्रोथ होगा, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल बहुत ज़्यादा वो दिखता है, मगर क्या ऐसा भिन्न है कि यूपी में इतने लोग आते हैं मगर बिहार में नहीं आते हैं? तो क्या क्या ऐसे लेसन्स हैं, क्या ऐसे सीख हैं जिसको अगर बिहार में उसको लागू किया जाए तो उसमें टूरिज्म की बढ़ावा होगी? ये सर मुझे लगता है सर उत्तर प्रदेश सरकार जो है कि कोई भी पॉलिसी होता है उसको बहुत अच्छे से प्रमोट करती है, उसको नेशनल लेवल पर लाने की कोशिश करती है। रिसेंट में बिहार सरकार ने सेम ही तरीके से उसको नेशनल लेवल पर जो है जैनिज्म स्थल हो चाहे बुद्धिज्म स्थल हो या फिर रिसेंट बिहार में कौन कौन से जैनिज्म के स्थल हैं, बताइए। सर गया में सर और राजगीर में सर एग्जैक्टली लोकेशन नहीं याद कर आप पा नहीं रहा। जानते। अच्छा, ये बताइए कि भारत पर बड़ा दबाव है अमेरिका का कि हम रूस से तेल लेना कम करते हैं। तो ये दबाव जो है किस रूप में हमारे ऊपर डाला जा रहा है? इस सर हमारे ऊपर दबाव इस रूप में डाला जा रहा है सर कि हमें अगर हम रूस से तेल ले रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट जा रहे हैं। इस प्रकार क्या दबाव है? दबाव कि इंडिया पे दबाव इस विषय का आ रहा है कि आपके ऊपर सैंक्शन लगा दिया जाएगा, जिसपे कहीं ना कहीं यूएसए ने 50% सैंक्शन बहुत सारे गुड्स पे लगा दिए हैं, लेकिन भारत सरकार उस सैंक्शन के कंपेयर में बहुत ज़्यादा ऑयल खरीदता है जो उसको कंपनसेट कर रहा है। इसके अलावा बहुत सारे देशों से अपने व्यापार को डाइवर्सिफाई कर रहा है। तो ये जो सैंक्शंस और जो आप दबाव हमारे ऊपर लगाए, इसका क्या प्रभाव हुआ है? इससे सर हमारी क्लॉथिंग इंडस्ट्री जो है, जो जिसका हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करें, तेल पर क्या हुआ है? तेल पे सर पूरे इंडिया के लिए तो ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है, क्योंकि भारत रूस से तेल बहुत मात्रा में खरीद रहा है, बट कहीं ना कहीं यूरोपियन देश के लिए ये महंगाई वहाँ पे बढ़ा है। नहीं, तो भारत ने क्या अपने तेल का जो इंपोर्ट है कुछ कम नहीं किया अभी? सर इंपोर्ट कम नहीं किया, बल्कि अपने इंपोर्ट को बढ़ाया है रसिया से। इसके अलावा डाइवर्सिफाई भी किया है कि कल को रसिया से भी प्रॉब्लम हो तो हमको ऑयल के लिए प्रॉब्लम। धन्यवाद। ओके शिवम, आपकी हॉबी है पेरेंट्स के साथ बातचीत करना, यस तो क्या इसको हॉबी कह सकते हैं? यस सर, जितना सर हम हॉबी के बारे में जानते हैं सर कि हॉबी ऐसा जो आप खाली टाइम में जो आपको करने में अच्छा लगता हो।
सर मुझे कहीं न कहीं अपने माता-पिता से बात करना अच्छा लगता है डेली। जब भी समय मिलता है उनसे बात करता हूँ। इसके अलावा अगर वो कभी उपलब्ध नहीं रहते, तो क्रिकेट खेलने चला जाता हूँ। तो माता-पिता उपलब्ध नहीं होंगे तो क्रिकेट खेलेंगे, वरना बातचीत करेंगे। यस सर। हाँ, ये तो एक घरेलू बात है कि साहब इसमें स्किल क्या देखिए हॉबी पहले होती क्या है पहले मुझे ये बताइए? सर हॉबी ये होता है सर कि आपके पास जो खाली समय होता है उसमें आप जो एक्टिविटी सबसे ज़्यादा करते हैं, जिसमें आपको बोरियत नहीं फ़ील होता, आप एन्जॉय करते हैं। और कोई कोई स्किल भी तो डेवलप होना चाहिए। यस सर, हाँ, यहाँ क्योंकि से इसमें आप क्या नहीं माता-पिता से तो वैसे भी घर में बात होती रहती है। वो तो बाय डिफ़ॉल्ट हो ही रहा है। यस सर, लेकिन इसी को हम हॉबी मान लें, वो क्या उचित होगा? अ, हॉबी वो होगी जैसे गिटार प्ले करना, कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, बुक्स को पढ़ना, वो हॉबी कहलाती है। इसको तो मैंने हॉबी के तौर पे आप मानते होंगे अच्छी बात है, लेकिन क्या ऐसा कहा जा सकता है? यस सर, कहीं न कहीं कोई भी हॉबी होता है उसके थ्रू हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। हमारी स्ट्रेस रिलीज़ करने में हेल्प करता है। तो पेरेंट्स से बात करके इन जनरल हम डिस्कशन करते हैं किसी न किसी टॉपिक पे, तो उससे बहुत सारा इनसाइट मिलता है। और कहीं न तो वो कहीं तो एक वैसे भी जनरेशन मिलेगा आपको। ये ज़रूरी थोड़ी कि आप स्पेशली एक हॉबी के तौर पे बात करेंगे तो मिलेगा। आप अगर हॉबी गिटार भी प्ले करते हैं तो क्या माता-पिता से बात नहीं करेंगे क्या? यस सर, इसके अलावा स्पोर्ट्स खेलता हूँ सर, लेकिन नहीं, हॉबी की बात हो रही है। अच्छा स्पोर्ट्स और हॉबी में क्या फ़र्क है? चलिए स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो। स्पोर्ट्स सर डेली कहीं न कहीं जब टाइम नहीं मिलता सर, और डेली अवेलेबल नहीं होते खेलने के लिए, बट इसमें सर क्रिकेट है तो उसके लिए 11 लोग 10 लोग 11 लोग चाहिए खेलने के लिए। बट इसमें सर हम पेरेंट्स के साथ कभी भी बातचीत कर सकते हैं। आपने 3 चीज़ें मिक्स की हैं, क्रिकेट, माता-पिता से बातचीत करना और कहीं न कहीं हॉबी से रिलेट कर रहे हैं आप। ये साहब हॉबी ये है कि क्रिकेट खेलने जाएँगे या माता-पिता से बात नहीं करेंगे। सर, क्रिकेट में क्या है सर, हॉबी डेवलप नहीं हो पाया क्योंकि सर कभी अब उतना प्रॉब्लम होता है सर 10-11 लोग इकट्ठा पहली खेलना। बात गेम्स और हॉबीज़ में क्या फ़र्क है? गेम सर आप खेलते हैं, मतलब फिजिकल एक्टिविटी होती है वहाँ पे सर। मोस्ट ऑफ द गेम फिजिकल, अगर गेम खेल रहे हैं, आउटडोर गेम, इंडोर गेम खेल रहे हैं तो वहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, मेंटल मेंटल स्ट्रेंथ डेवलप होता है। और हॉबी सर मुझे लगता है सर कि अ, आप खाली समय होता है, आप लीजर टाइम में आप पेरेंट्स मतलब एंजॉय करते हैं बात करते हुए, आपको स्ट्रेस नहीं फील होता है, आपका समय बीत जाता है चलिए उसमें। आप इसको चेक करिए कि हॉबी में क्या फ़र्क है, गेम्स में क्या फ़र्क है। इनको अच्छी तरह से स्टडी करिए और फिर सोचिए कि आपकी हॉबी क्या है। अभी तो खैर लिख दिया जो आपने लिख दिया, ठीक है। तो सर एक्चुअली मैं सोच रहा था इसमें कि क्या मतलब क्या मैं करता हूँ जब मेरे पास समय होता, तो मैं सर कहीं न कहीं पेरेंट्स से ही बात करता हूँ जब नहीं, मुझे। नहीं चलिए फिर भी आप इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से हॉबी क्या होती है, चेक कर लीजिए। आप ट्रस्ट हेजिटेशन की बात करते हैं, वो उसका क्या मीनिंग है? सर एक्चुअली 1-2 इंसिडेंट के बाद ऐसा हो गया सर, कोई भी बात होता है तो मैं डायरेक्टली ट्रस्ट नहीं कर पाता हूँ। जब तक उनके साथ लंबा कन्वर्सेशन बातचीत ना कर लूँ, तब तक उनसे ट्रस्ट डेवलप नहीं हो पाता। आप कभी ट्रेन में गए हैं? यस सर, कभी जाते हैं। सुना है कि ट्रेन का एक्सीडेंट होता है? यस सर। हुआ? तो आप जब ट्रेन में बैठते हैं तो सोचते हैं बार-बार कि एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा? नहीं सर, लेकिन सर वो एक ऐसा सोचते तो नहीं सर। नहीं सोचते। तो ऐसा एक स्ट्रे इंसिडेंट अगर होता है तो ये थोड़ी है कि वो रूटीन रेगुलर पैटर्न है। नहीं सर, मतलब जब बात रेगुलर पैटर्न नहीं होता सर, लेकिन फिर भी थोड़े समय के लिए थोड़ा-सा जानने परखने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद मतलब स्टीरियोटाइप सा कुछ नहीं रहता है ऐसा, कि मतलब नहीं करेंगे। आपको पैटर्न ये देखना चाहिए, आपने 100 लोगों से इंटरैक्ट किया यस सर। और 98 आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले, अगर यस 2 खराब मिले तो इसमें हेजिटेशन की क्या बात है? सर, एक इनिशियली कॉशन आता है, एक विज़डम बनती है, लेकिन एक बना लेना एक बिलीफ कि नहीं साहब मुझे तो बड़ा सोच समझ के चलना है। मुझे लगता है सर सिविल सर्विसेज में ये हेल्प भी करता है कि आप थोड़ा और अकाउंटेबल हो जाते हैं अपने काम के लिए, अगर आप थोड़ा-सा इस पे चेक लगाते हैं, लोगों को समझने में थोड़ा टाइम लेते हैं। इसके बारे में थोड़ा और सोचिए। यस सर। ऑलराइट। बॉर्डर चैलेंजेस जो हैं बिहार के उसमें से स्मगलिंग यस सर। भी होती है, यस तो सर। उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है बिहार के ऊपर, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर? सर स्मगलिंग में सर सबसे नेपाल और बिहार के बीच में जो बॉर्डर है उसकी वजह से स्मगलिंग और स्मगलिंग की वजह से लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर क्या इफेक्ट होता है? सर स्मगलिंग से सर लॉ एंड ऑर्डर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है काउंटरफीट करेंसी आने से, कहीं न कहीं इकोनॉमी पे प्रॉब्लम आता है। और सर अ, प्रॉब्लम आता है, और सर अल्कोहल जो बिहार में बंद है,
उसके सप्लाई से कहीं ना कहीं फिर से जो प्रॉब्लम है वो बढ़ता जा रहा है। 2 पॉइंट बताया आपने, काउंटरफीट करेंसी, अल्कोहल, और बताइए और क्या-क्या स्मगल होता है और क्या उससे इफ़ेक्ट होता है? और सर मुझे लगता है सर 2 सही रिकॉल नहीं कर पाया मैं अच्छा। point। इसको दूर कैसे किया जा सकता है? 2 पॉइंट बताइए। सर सब बॉर्डर पे चेक पोस्ट बढ़ा दिया जाए, और दूसरा मुझे लगता है सर कि थोड़ा रेगुलेटेड वे में काम किया जाए बॉर्डरिंग एरिया में। ओके, थैंक यू।